नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल, डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, जनपद आगरा। आज हम लोग 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करें इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पहला इसके पूर्व वाला जो अध्याय था, अध्याय 2, जो कि आपका पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित था, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तारों का निर्माण कैसे हुआ है और इसके अलावा ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। फिर हमने सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में देखा और उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर अंत में देखा कि जीवन कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। तो अब आपके दिमाग में कुछ कौतूहल भरे प्रश्न आते होंगे, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, जो क्रिकेट की गेंद के भांति ठोस है अथवा खोखली है। ये आप पृथ्वी देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है हमारी, जो ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिदर्श है, तो ये पृथ्वी अंदर से खोखली है या ठोस है। क्रिकेट की गेंद के भांति ये पृथ्वी अंदर से ठोस है अथवा खोखली है, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। साथ में आपके दिमाग में जब आप चित्र देखते होंगे ज्वालामुखी का किसी किताब में या टेलीविज़न में, तो फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न आते होंगे कि ये उद्गार कहाँ से हो रहा है, लावा कहाँ से आ रहा है, इसमें निकलने वाले पदार्थ, धुआं आदि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। और साथ में ये भी प्रश्न आते होंगे आपके मन में कि स्थल मंडल पर चट्टानों की जो मोटी परत है ये कहाँ से आया, और इसके अलावा पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। ये सब प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आते होंगे। और सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है, तो ये सब प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। तो इन सब प्रश्नों का समाधान आज इस अध्याय में अवश्य हो जाएगा। तो आज जो हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन के हमारे मुख्य बिंदु हैं, जो शिक्षण के मुख्य बिंदु हैं, वो है भूगर्भ की जानकारी के स्रोत या उसके साधन कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष साधन का अध्ययन करेंगे और अप्रत्यक्ष साधन का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे भूकंपीय गतिविधियाँ। भूकंपीय गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भूकंप क्या है, भूकंपीय तरंगें क्या हैं और भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। भूकंप छाया क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, भूकंप के प्रकार और भूकंप की माप पर हम लोग, यानी उसकी तीव्रता, गहनता भूकंप की क्या है, और भूकंप के प्रभाव, इस पृथ्वी पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा भूकंप की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग भूगर्भ की जानकारी के साधन या स्रोत कौन कौन से हैं, इसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है, यानी ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी की त्रिज्या यानी केंद्र तक की जो गहराई है वो 6370 किलोमीटर तक है। तो अब 6370 किलोमीटर की गहराई तक की जानकारी कैसे मिलेगी, तो इसकी जानकारी लेने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 स्रोत बताए हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत की अगर बात करें तो खनन, समुद्री प्रवेधन, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। खनन की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की सोने की जो खान है, वहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक खुदाई हुई है। ये अब तक खनन में की जाने वाली सबसे गहरी खानें हैं। जो ये अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में ये दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ पर सोने की खदानें पाई जाती हैं। तो इन सोने की खदानों में अब तक 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक ही खुदाई की जा सकी है। तो अब 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई और कहाँ पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, तो ये कुछ बात जो है यहाँ पर हजम नहीं होती है। और समुद्री प्रवेधन यानी जो ओशियन ड्रिलिंग की जाती है समुद्रों में, तो वहाँ पर एक जो अभी तक आर्कटिक महासागर है, जो वहाँ पर कोला क्षेत्र में सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की गई है और ये आज तक का सबसे गहरा प्रवेधन है। तो ये भी 12 किलोमीटर तक की गहराई तक का प्रवेधन भी 6370 किलोमीटर तक के त्रिज्या को बिल्कुल उसके जानकारी को देने में सक्षम नहीं है। और इसके अलावा जो खुदाई से पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी खुदाई से जो चट्टान है, पदार्थ हैं तमाम प्रकार के, ये निकलते हैं, तो इनका विश्लेषण किया जाता है और इन विश्लेषणों के आधार पर अनुमानित आकलन करके पृथ्वी की आंतरिक बनावट और इसकी संरचना का अनुमान लगाया जाता है। और इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा भी ये प्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत ही आता है। भाई ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ तो उसके साथ में क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो उस लावा का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो कुछ ना कुछ उस पर अपना
जो है मूल्यांकन करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट या संरचना, उसकी रासायनिक संरचना कैसी है। और अगर हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष साधन की बात करें, अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, तो जो खनन हुआ है तो उस खनन से ये पता चला है अब तक कि गहराई में बढ़ने के साथ तापमान, पृथ्वी का दबाव और घनत्व, इन 3 चीज़ों में वृद्धि होती है। जब पृथ्वी की गहराई में हम उतरते हैं खनन के दौरान, तो अंदर जाने पे तापमान में वृद्धि होती है, दबाव में वृद्धि होती है और घनत्व में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराई पर पदार्थ के ताप, दाब व घनत्व को अनुमानित किया है। वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की कुल मोटाई है, पृथ्वी की कुल मोटाई है, इसकी कुल मोटाई, तो इस मोटाई को ध्यान में रख करके विभिन्न गहराई पर पदार्थ के ताप, दाब व घनत्व को अनुमानित किया है। इसको हम लोग आगे जब अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से विभिन्न परतों में उनका, पृथ्वी में कौन कौन सी परत में वहाँ पर क्या तापमान है, क्या घनत्व है, कितना दबाव है, ये सब हम अध्ययन करने वाले हैं आगे। और इसके अलावा पृथ्वी तक पहुँचने वाले उल्कापिंड भी जो है ये अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। देखिए, उल्कापिंड हालांकि पृथ्वी का भाग नहीं है, लेकिन हमने इसके पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि उल्कापिंड का जो निर्माण है या उसकी उत्पत्ति है वो भी सौर परिवार से ही हुआ है, जैसे कि हमारे ग्रह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी संरचना जो है पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए यदा कदा जो पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते हैं तो उन उल्कापिंडों का विश्लेषण किया जाता है, तो उससे विश्लेषण करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उसकी बनावट का पता लगाया जाता है। और इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत है इसकी जानकारी के लिए। तो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समान नहीं होता है। पृथ्वी, चूँकि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो चूँकि भूमध्य रेखा आप इस ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से बांटने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, तो एकदम केंद्र पे आकर के ऊपर उत्तरी ध्रुव पर आकर के, केंद्र नहीं करेंगे, उत्तरी ध्रुव पर आकर के या दक्षिणी ध्रुव पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता पाई जाती है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। तो इस तरीके से अब ये पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता जो पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। उसे कहते हैं गुरुत्व विसंगति, ग्रेविटी एनोमली। तो इस तरीके से पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति। और एक गुरुत्व विसंगति जो है क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, और साथ में जो पृथ्वी पर धरातल पर जो उसके पदार्थ हैं, उस पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण गुरुत्व विसंगति उत्पन्न होती है या गुरुत्वाकर्षण में स्थान स्थान पर भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण, ये विसंगति जो गुरुत्व विसंगति है, इसका हमारे भूगोल में क्या उपयोगिता है, तो इसकी उपयोगिता ये है कि गुरुत्व विसंगति जो है ये भूपर्पटी पर जो पदार्थ के द्रव्यमान पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए, इनकी वितरण की जानकारी के लिए गुरुत्व विसंगति एक प्रमुख साधन है। इसीलिए गुरुत्व विसंगति का यहाँ पर हम जो है चर्चा कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ में चुंबकीय सर्वेक्षण भी जो है अप्रत्यक्ष स्रोत में से एक प्रमुख साधन है। चुंबकीय सर्वेक्षण, चूँकि पृथ्वी एक चुंबकत्व की भांति काम करती है, तो इसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो सर्वेक्षण करके भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो चुंबकीय सर्वेक्षण भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना या उसकी बनावट को बताने में सक्षम है। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख साधन है वो है भूकंपीय गतिविधियाँ। भूकंपीय गतिविधियों का हम लोग यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भूकंपीय गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग भूकंप के तमाम पहलुओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। भूकंप क्या है? ये एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन। भूकंप अर्थात पृथ्वी
का कंपन, पृथ्वी जब अचानक कांप उठती है तो उसे कहते हैं भूकंप। और ये कैसे, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊर्जा के साथ तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये भूकंपीय तरंगें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर इन तरंगों के अध्ययन से ही प्रकाश पड़ता है। तो अब ये तरंगें उत्पन्न कैसी होती हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमारी पृथ्वी की बनावट जो चट्टानों से है, तो इन चट्टानों में पृथ्वी के अंदर जब दबाव पड़ता है तो इनमें जो है चट्टानों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाह उत्पन्न होता है, गति उत्पन्न होती है, और दबाव भी ऊपर से पड़ता है तो उसको जोड़े रखने का प्रयास करता है चट्टानों को, लेकिन प्रवाह या गति उत्पन्न होने के कारण इन चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है, जिसको भूगोल की भाषा में भ्रंश कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। तो इस फॉल्ट के सहारे ही, इस भ्रंश के सहारे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ही चट्टान एक दूसरे से दूर सरकते हैं तो उनमें भ्रंश उत्पन्न हो जाता है, और उस भ्रंश के सहारे जो है बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा ही जो है तरंगों को उत्पन्न करती है। तो जहाँ से पृथ्वी पर, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनको उद्गम केंद्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, फोकस, इंग्लिश में फोकस, या फिर उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र क्या है, उद्गम केंद्र वह स्थान है जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और इसके सबसे ऊपर, फोकस या उद्गम केंद्र के सबसे ऊपर जो सबसे नज़दीक स्थान है, वहाँ पर भूकंप की जो पहले तरंग पहुँचती है तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इपीसेंटर कहते हैं। ये बिल्कुल जो है उद्गम केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है। अधिकेंद्र फोकस से या उद्गम केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके अलावा इसके सहारे सहारे जो है और भी तमाम तरंगें निकलती हैं जो पृथ्वी की सतह पर जा कर के टकराती हैं इधर उधर, और ये टकरा टकरा करके फैलती रहती हैं, पूरी पृथ्वी पर संचरण करती हैं। तो इस तरीके से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इन भ्रंशों के सहारे जब चट्टानें एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरकती हैं तो भ्रंश के सहारे ऊर्जा निकलती है जो सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, जो हम इस चित्र के माध्यम से अभी समझ चुके हैं। अब देखिए, भूकंपीय तरंगें ये स्थल मंडल में ही आते हैं। जो लिथोस्फीयर है हमारी पृथ्वी का, जिसका विस्तार धरातल से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक है स्थल मंडल का, तो सिर्फ यहीं पर ये भूकंपीय तरंगें या भूकंप आते हैं। अब भूकंपीय तरंगों को कैसे इनका पता लगाया जाता है, तो ये यंत्र है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ की सहायता से धरातल पर या पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, उसे अभिलेखित किया जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो पहली तरंग आ रही है, कुछ इस तरीके से इसका डायमेंशन है, आयाम है, इसको पी तरंग कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो तरंग आती है उसको एस तरंग या सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और तीसरे नंबर पे जो तरंग सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती है उसको धरातलीय तरंग कहते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक तरंग या पी तरंग, फिर सेकेंडरी तरंग या द्वितीयक तरंग, और फिर तृतीय तरंग जो धरातलीय तरंग है, ये रिकॉर्ड की जाती है, अभिलेखित की जाती है। किसमें? भूकंप मापी यंत्र में या सीस्मोग्राफ में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो भूकंप मापी यंत्र है वो इन 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करती है, जो हमने देखा इस डायग्राम के माध्यम से। कौन कौन सी? पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो इनको जो है बुनियादी तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इन्हीं तरंगों को बुनियादी तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है भूगर्भिक तरंग और दूसरा है धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंग को जो है पी तरंग और एस तरंग में बांटा जाता है। पी तरंग मतलब प्राथमिक तरंग, या इसको इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो प्राइमरी वेव्स का पी जो है यहाँ पर पी तरंग के नाम से जाना जाता है, और सेकेंडरी वेव्स का एस लेकर पहला अक्षर लेकर के पहला जो है उससे प्राइमरी या सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग इसको कहते हैं। अगर प्राइमरी तरंग के हम कुछ विशेषताओं पर यहाँ पर प्रकाश डालें तो ये सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं। कौन सी तरंग सबसे पहले धरातल पर पहुँचती है? तो पी तरंग सबसे पहले धरातल पर पहुँचती है, और ये इसके संचरण की जो स्वभाव होता है वो ध्वनि तरंगों की भांति होता है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति संचरण करती हैं, क्योंकि इसमें कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। कंपन की दिशा जो होती है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, जैसा कि ध्वनि तरंगों में होता है। और ये
पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संचरण करती हैं, गैस, तरल और ठोस। पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं जो होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं में प्राथमिक तरंगें यानी पी तरंगें संचरण कर लेती हैं, गैस, तरल और ठोस। और अगर एस तरंगों की बात करें तो इनकी विशेषताओं पर अगर हम प्रकाश डालें तो ये पी तरंगों के कुछ समय अंतराल बाद जो है ये धरातल पर पहुंचती हैं, सतह पर पहुंचती हैं। और ये प्रकाश तरंगों के समान संचरण करती हैं। जैसा कि हमने देखा पी तरंगें ध्वनि तरंगों के समान संचरण करती हैं, तो एस तरंगें प्रकाश तरंगों के समान संचरण करती हैं। और एस तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। यहाँ पर देखा हमने प्राथमिक तरंगें जो है इसमें संचरण जो कंपन होती है वो समानांतर दिशा में होती है, लेकिन यहाँ पर समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। यह तरंगें जो संचरण करती हैं तो समकोण दिशा में कंपन करती हैं। और ये केवल ठोस पदार्थ में संचरण करती हैं, ये ठोस पदार्थ में संचरण करती हैं और ये प्रायः तरल और गैस में इनका लोप हो जाता है, ये वहाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो यही यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि एस तरंगें तरल पदार्थ में नहीं प्रवेश कर पाती हैं, तो पी और एस तरंगों की सहायता से ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारी आंतरिक संरचना, हमारी जो भूगर्भिक संरचना वो किस तरीके से, कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अभी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम इसका भी अध्ययन करेंगे। और अगर धरातलीय तरंगों की बात करें, जो दूसरा बुनियादी तरंग है वो है धरातलीय तरंग, या इसको एल वेव्स भी कहते हैं, इसको सतहीय तरंग भी कहा जाता है। क्योंकि ये भूगर्भिक तरंगों और चट्टानों के मध्य जो हमारी पृथ्वी की चट्टान है, उन चट्टानों से अंतर क्रिया करके जो भूगर्भिक तरंगें हैं यानी पी तरंगें और एस तरंगें जो पृथ्वी की चट्टानें हैं, उन चट्टानों से अंतर क्रिया करके एक नई तरंग को उत्पन्न करती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंग कहते हैं। यानी ये जो है ओरिजिनल तरंग नहीं है, मुख्य रूप से जो ओरिजिनल तरंग है वो पी तरंग और एस तरंग है, लेकिन धरातलीय तरंग जो है वो सेकेंडरी मतलब दूसरे तरीके से उत्पन्न जो है एक नई तरंग है, जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप चट्टानों में जब भूगर्भिक तरंगें टकराती हैं तो उनकी रिएक्शन के कारण ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। और ये धरातल के सहारे चलती हैं, ये सतह के सहारे चलती हैं, इसीलिए इसको धरातलीय तरंग या सतहीय तरंग भी कहा जाता है। और ये सीस्मोग्राफ पर सबसे अंत में रिकॉर्ड की जाती हैं। सीस्मोग्राफ पर धरातलीय तरंग सबसे बाद में पहुँचती हैं, पहले पी तरंग पहुंचती है, फिर एस तरंग पहुंचती है और तीसरे नंबर पर जो है एल तरंग पहुंचती हैं, और ये अधिक विनाशकारी होती हैं। देखिए ये यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो विनाश पृथ्वी पर लाती हैं तो वो एल तरंगें लाती हैं या धरातलीय तरंगें लाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की चट्टान के सहारे जब ये संचरण करती हैं तो चट्टानों में विस्थापन लाती हैं, और विस्थापन के कारण जो है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी पर बने हुए मानवीय संरचना जैसे इमारतें वगैरह ये गिरने लगती हैं। तो इससे ज़्यादा विनाश होता है, किससे? धरातलीय तरंगों से सबसे अधिक विनाश होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ खास बातें हैं तरंगों के बारे में, हम देखते हैं। तरंगों का वेग पदार्थ के घनत्व द्वारा निर्धारित होती है। तरंगों का वेग जो है वो पदार्थ के घनत्व द्वारा निर्धारित होती है, यानी पदार्थ का घनत्व तरंगों के वेग को, गति को निर्धारित करता है। और पृथ्वी के अंदर पदार्थ के घनत्व में भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ हैं उन पदार्थ में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए तरंगों में परावर्तन व आवर्तन होता है, क्योंकि पदार्थ में भिन्नताएं पाई जाती हैं और इस कारण तरंगों में क्या होता है? परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे तरंगों की दिशा में बदलाव आता है। अगर परावर्तन की बात करें तो परावर्तन में तरंगें किसी पदार्थ से टकरा करके वहाँ प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं तरंगें, और आवर्तन कहते हैं तरंगें यहाँ से टकरा करके कई दिशाओं में फैलती हैं। तो इस तरीके से तरंगों का परावर्तन और आवर्तन ये ऐसी जो है विधा है जिसके कारण तरंगें जो है हमारे पृथ्वी पर विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं, फैल जाती हैं। इस तरीके से एक जगह उत्पन्न होती है उद्गम केंद्र से, फोकस से उत्पन्न होकर के, और परावर्तन और आवर्तन के कारण जो है विभिन्न घनत्व, पदार्थ के विभिन्न घनत्व के कारण पदार्थों के जो है ये हमारी तरंगें ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, संचरण करती हैं। तो अब हम लोग भूकंप छाया क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, यानी अर्थक्वेक शैडो जोन, इसका उद्भव कैसे होता है। तो ये क्या है? भूकंप छाया क्षेत्र, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं की जाती हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र कहते हैं या भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं।
तो इसको हम दो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक दोनों चित्र में हमने अलग अलग दर्शाने का कोशिश किया है, एक में पी तरंग छाया क्षेत्र और दूसरे में एस तरंग का छाया क्षेत्र, और दोनों को हम जब ओवरलैप करेंगे तो ये अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। पहले चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर ये है अधिकेंद्र भूकंप का, जहाँ पर भूकंप की पहली तरंग पहुँचती है। फिर यहाँ से ये भूकंप जो है डाइवर्ट होती है, ये एस वेव्स हम मान लेते हैं इस पी तरंग छाया क्षेत्र में, ये सारी क्या हैं, एस वेव्स हैं। तो ये अधिकेंद्र से 105 डिग्री तक तो ये एस तरंगे आसानी से आती हैं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का क्षेत्र जो है ये एस और पी दोनों तरंगों के लिए जो है छाया क्षेत्र है। यहाँ पर ना तो पी तरंगे पहुँच पा रही हैं, ना ही एस तरंगे पहुँच पा रही हैं। और इसके अलावा 145 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये कोण को क्रॉस करके और पी तरंगे यहाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन एस तरंगे यहाँ भी नहीं आ रही हैं। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री का ये क्षेत्र पूरा अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 105 डिग्री का क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है, यहाँ पर एस तरंगे बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो गया। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो 145 से 105 या 105 से 145 का जो क्षेत्र है, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो इन दोनों चित्रों को देखने से पता चलता है कि जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो पी तरंगों से ज़्यादा है, यानी एस तरंगे पृथ्वी के बहुत सारे स्थानों पर नहीं पहुंचती हैं, ये लगभग 40% भाग जो है भूप्रपटी का। लेकिन पी तरंगे जो कि ये तीनों प्रकार के माध्यमों से चलती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसलिए इनका छाया क्षेत्र कम रहता है पी तरंगों का। अब यहाँ पर हम लोग भूकंप के प्रकार का अध्ययन करेंगे। भूकंप के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला भूकंप है विवर्तनिक भूकंप। ये भ्रंश तल के सहारे आते हैं। जो अभी हम भूकंपों का जिसका अध्ययन कर रहे थे वो इसी प्रकार का है, विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो ये भ्रंश तल के सहारे आते हैं, इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया है। और दूसरा है ज्वालामुखीयता जन्य भूकंप, यानी जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनके सहारे भूकंप पेटियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसी भूकंप पेटियाँ, ऐसे वहाँ भूकंप जो आते हैं वो ज्वालामुखी जन्य भूकंप होते हैं, यानी ज्वालामुखी के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और नियात भूकंप, कोलैप्स भूकंप, ये खनन क्षेत्रों में प्रायः देखा जाता है, जहाँ पर खनन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। तो खनन के कार्य के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर खनन की छत जो है ढह जाती है, तो इसके कारण झटके महसूस होते हैं। चौथा है विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप ज़्यादातर परमाणु और रासायनिक विस्फोटों के कारण आते हैं। ऐसा होता है कि एटॉमिक और जो है केमिकल बम बनाए जाते हैं और उनका विस्फोट जब किया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण भूकंप आते हैं। और पांचवा है बांध जनित भूकंप, यानी कि नदियों के पानी को रोक करके बांध बना करके उनका स्टोरेज जब कर लिया जाता है तो वहाँ पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ऐसा ही भूकंप महाराष्ट्र के कोयना में एक आया था 1967 में। वहाँ पर कोयना नदी पर एक बांध बनाया गया था, तो उसके कारण भूकंप 1967 में आया था, जो कि बांध जनित भूकंप का एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम लोग यहाँ पर भूकंपों की माप का अध्ययन करेंगे। भूकंपों की माप की अगर बात करें तो ये भूकंपीय तीव्रता के आधार पर और आघात की तीव्रता अर्थात आघात की गहनता के आधार पर दो प्रकार से भूकंपों का मापन किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता के आधार पर रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है और आघात की तीव्रता के आधार पर मर्कैली स्केल पर मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल का जो पैमाना है वो 0 से लेकर 10 तक है और मर्कैली स्केल पर जो आघात की तीव्रता का मापन किया जाता है वो 1 से लेकर 12 तक का रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करेंगे भूकंप के प्रभाव का। देखिए, भूकंप के आने से पृथ्वी यानी भूमि हिलती है, ये एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है धरातलीय विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और पंकस्खलन होता है। इसका हम लोग आगे वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जहाँ पर बृहद संचलन में भूस्खलन और पंकस्खलन का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाएगा। और मृदा द्रवण होता है, धरातल का एक तरफ झुकना, यानी धरातल का कोई भी भाग झुक सकता है। हिमस्खलन होता है, जहाँ हिम वाले क्षेत्र में हिमस्खलन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है 1 से लेकर 6 तक का जो ये प्रभाव है, ये प्रभाव प्रकृति में दिखाई पड़ता है,
ये प्राकृतिक प्रभाव जो प्रकृति में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा धरातलीय विस्थापन, बांध या तटबंध के टूटने से जो है बाढ़ें आ जाती हैं और ये आग लग जाती है कहीं कहीं, इमारतों का टूटना या ढांचों का नष्ट हो जाना, वस्तुओं का गिरना, ठीक है, और सुनामी। तो ये सारे जो है ये मानवीय क्षति को दर्शाते हैं। इनके कारण बहुत बड़ी मात्रा में मानवीय क्षति होती है। और सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी एक ऐसी घटना है जब भूकंप का अधिकेंद्र जो है समुद्र में होता है तो उससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, समुद्री तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें जापानी भाषा में क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि समुद्र में जब भूकंप का अधिकेंद्र होता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तट के सहारे जा कर के आवासीय संरचना, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बर्बाद कर देती हैं। ऐसा ही एक भूकंप जो सुनामी उत्पन्न हुआ था वो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। तो भारत सहित तमाम देशों को उसने प्रभावित किया था। उस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय इलाके जो बंगाल की खाड़ी के हैं वो प्रभावित हुए थे इसके कारण। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर के प्रथम पार्ट में हम लोगों ने यहाँ अध्ययन किया कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या हैं, जिसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत का अध्ययन किया। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था भूकंपीय गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत हम लोगों ने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, भूकंपीय संचरण कैसे करता है, भूकंप की तरंगें कैसे संचरण करती हैं, उनके छाया क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया, और भूकंप के प्रकार तथा भूकंप के प्रभाव का इस पार्ट में हमने अध्ययन किया। अब आगे हम लोग इसके अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ गृह कार्य देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा है तो आप लोगों को किताब कॉपी खोल करके बैठ जाइए, उसमें आप नोट करिए भूगर्भिक तरंगें क्या हैं, छाया क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और सुनामी घटना क्या है। तो ये प्रश्न आप लोग तब तक करिए